जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे पोयम अ थिंग ऑफ ब्यूटी फ्रॉम कोर बुक फ्लेमिंगो ऑफ क्लास 12th। अ थिंग ऑफ ब्यूटी के पोएट फेमस पोएट जॉन कीट्स हैं और ये पोयम उनकी एपिक पोयम एंडिमियन का एक पार्ट है। पोयम को समझने से पहले हम एंडिमियन पोयम जिसका कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी एक पार्ट है, उसकी थीम को समझ लेते हैं। दिस पोयम इज़ अबाउट द पावर ऑफ ब्यूटी। जो एंडिमियन पोयम है वो पावर ऑफ ब्यूटी को डिस्कस करती है। दिस स्पीकर बिलीव्स व्हेन वी फुली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी इट कैन पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म आवर लाइव्स। जो पोयम के स्पीकर हैं उनका ये मानना है कि जब हम ब्यूटी के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझ लेंगे या समझ लें तभी इट कैन ट्रांसफॉर्म आवर लाइव्स। तो ब्यूटी हमारी ज़िंदगी को पॉजिटिवली यानी एक सकारात्मक दृष्टिकोण में बदल सकती है। अकॉर्डिंग टू हिम, इफ़ समथिंग इज़ ब्यूटीफुल it gives limitless joy and revives our souls. Speaker of the poem, जो पोएम के स्पीकर हैं वो कहते हैं कि यदि समथिंग इज़ ब्यूटीफुल, यदि किसी चीज़ से हमको जॉय मिलता है, वो ब्यूटीफुल है, तो उससे मिलने वाला जॉय, उससे मिलने वाली हैप्पीनेस वो लिमिटलेस है, वो एंडलेस है। और वो जो जॉय और हैप्पीनेस है वो हमारी सोल्स यानी हमारी आत्मा को रिवाइव कर देता है, पुनर्जीवित कर देता है। पोएम को पढ़ने से पहले हम अ थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम की थीम को समझते हैं। ब्यूटी इज़ अ हेवनली टॉनिक और ड्रिंक, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ नेक्टर। पोएट कहते हैं कि जो ब्यूटी है वो कैसी है, एक हेवनली टॉनिक है, एक ऐसा हेल्दी ड्रिंक है, हमारी हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को रिवाइव करने वाला एक ऐसा टॉनिक या ऐसा ड्रिंक है जो कहाँ से प्राप्त होता है, फ्रॉम हेवन। और एक एंडलेस फाउंटेन ऑफ नेक्टर, जो ब्यूटी है वो एक झरने के समान है, एक फव्वारे के समान है, जिससे कि हमको अंतहीन नेवर एंडिंग नेक्टर यानी अमृत, या नेक्टर का मतलब शहद, प्राप्त हो रहा है। दिस ब्यूटी कम्स इन डिफरेंट फॉर्म्स। अब जो ये ब्यूटी है जिसको कि हेवनली टॉनिक बताया गया है अकॉर्डिंग टू द पोएट, ये डिफरेंट फॉर्म में हम इसको देख सकते हैं, हम पा सकते हैं। अ टेल, कभी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी हो सकती है। अ पोएम, अ प्ले, लवली ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर, नेचर के बहुत ही खूबसूरत ऑब्जेक्ट, रिवर है, फाउंटेन है, पूल है, लेक है, सी है, माउंटेन्स हैं, बर्ड्स हैं, फ्लावर्स हैं, ये सब लवली ऑब्जेक्ट हैं, ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट है। और द हेवनली बॉडीज़, और हेवनली बॉडीज़ भी हमें ब्यूटी दे सकती हैं। मून है, सन है, स्टार्स हैं, दे आर ऑल heavenly bodies. It soothes our spirit and gives us good health, sound sleep and mental peace. Beauty हमारी स्पिरिट को सूद करती है यानी उसको रिलैक्स करती है, और गुड हेल्थ, ये जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स हैं, ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, ये हमको हेल्दी रखते हैं, और साउंड स्लीप देते हैं यानी ऐसी स्लीप जिसमें कोई चिंता, कोई टेंशन ना हो। और मेंटल पीस, जो ब्यूटीज़ हैं, जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स हैं, वो हमको मेंटल पीस देते हैं। इट रिमूव सैडनेस फ्रॉम आवर लाइव्स एंड गिव्स एन एवर लास्टिंग जॉय। जो ब्यूटी है, ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनसे हमको जो ब्यूटी प्राप्त होती है, जो ब्यूटी मिलती है, वो एवर लास्टिंग जॉय हमको देते हैं, ऐसा जॉय जो कि कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। और
हमारे लाइफ से सैडनेस को अलग कर देते हैं या हटा देते हैं। सो थीम ऑफ द पोएम इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, यानी जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक सोर्स हैं, ऐसा सोर्स हैं जो कि हमको एंडलेस जॉय एंड हैप्पीनेस देते हैं। एंड नाउ अबाउट द पोएट। जॉन कीट्स वॉज ए ब्रिटिश रोमांटिक पोएट। जॉन कीट्स एक ब्रिटिश रोमांटिक पोएट थे। रोमांटिक पोएट्स क्या होते हैं ये भी हम आगे समझेंगे। ऑल्दो ट्रेन्ड टू बी ए सर्जन, कीट्स डिसाइडेड टू डिवोट हिमसेल्फ होली टू पोएट्री। जॉन कीट्स के फैमिली मेम्बर्स उनको एक सर्जन की तरह ट्रेन करना चाहते थे, लेकिन जॉन कीट्स ने अपने आप को टोटली डिवोट किया पोइट्री यानी कविता लिखने के लिए। कीट्स सीक्रेट हिज पावर टू स्वे एंड डिलाइट द रीडर्स। कीट्स के पास में एक पावर थी, एक ताकत थी अपने रीडर्स को डिलाइट यानी खुश करने की और स्वे करने की। स्वे यानी इन्फ्लुएंस करने की, प्रभावित करने की। ये उनके पास में एक पावर थी, एक सीक्रेट था। लाइज प्राइमरीली इन हिज गिफ्ट फॉर परसीव द वर्ल्ड एंड लिविंग हिज मूड्स एंड एस्पायरेशंस इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज। और ये जो सीक्रेट था ये प्राइमरीली यानी बेसिकली फर्स्टली यानी जो टॉप मोस्ट इसका रीज़न क्या था, इन हिज गिफ्ट फॉर परसीविंग द वर्ल्ड, वो दुनिया को समझने का उनको एक गिफ्ट मिला हुआ था, गॉड गिफ्ट था कि वो लोगों को समझ जाते थे। एंड लिविंग हिज मूड्स एंड एस्पायरेशंस, और लोगों के मूड को और उनकी एस्पायरेशन यानी डिज़ायर्स को उनके पास में ये गॉड गिफ्ट था। और वो इसको कैसे एक्सप्रेस करते थे, इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, क्योंकि वो पोएम्स लिखते थे और अकॉर्डिंग टू द मूड, अकॉर्डिंग टू द एस्पायरेशंस, अकॉर्डिंग टू द डिज़ायर्स ऑफ द पीपल वो पोएम को लिखते थे, यानी वो उसके लिए एक लैंग्वेज, एक भाषा का माध्यम बनाते थे। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज पोएम एंडीमियन। जो पोएम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ये उनकी फेमस एपिक पोएम एंडीमियन का एक पार्ट है। एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस। द पोएम इज बेस्ड ऑन ए ग्रीक लेजेंड। जो पोएम है वो एक ग्रीक लेजेंड पर बेस है, इन विच एंडीमियन ए ब्यूटिफुल यंग शेफर्ड एंड पोएट। जो पोएम है उसका हीरो है एंडीमियन, जो कि एक शेफर्ड है और पोएट भी है, who lived on Mount Latmos, had a vision of Cynthia, जो कि माउंट लेटमॉस पर रहता है, और एक बार उसने सिंथिया को देखा और वो उस पर मुग्ध हो गया। द मून गॉडेस, who was Cynthia? मून गॉडेस। द एन्चांटेड यूथ रिजॉल्व टू सीक हर आउट। अब एन्चांटेड यूथ कौन था? एंडीमियन, जो कि सिंथिया पर एन्चांटेड यानी बिल्कुल सिंथिया को देखकर वो मुग्ध हो गया था। उसने ये रिजॉल्व, ये डिटरमिन किया टू सीक हर, उसको ढूंढने का। एंड सो वॉन्डर्ड अवे थ्रू द फॉरेस्ट एंड डाउन अंडर द सी। और सिंथिया को ढूंढने के लिए वो कभी जंगलों में घूमता और कभी समुद्र की गहराई में उसको ढूंढता। और ढूंढते ढूंढते उसने क्या पाया कि जो होल वर्ल्ड इज़, उसमें सभी जगह ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स हैं, और जो उसने देखा वो उसने इस पोएम में लिखा। पोएट के इंट्रोडक्शन में हमने एक और वर्ड पढ़ा, रोमांटिक पोएट्स। रोमांटिक पोएट्स कौन होते हैं? रोमांटिक पोएट्स बिलीव्ड दैट द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड यानी भौतिकवाद, भौतिकतावादी संसार। अब भौतिकतावादी क्या होता है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड क्या होता है? क्योंकि जब कीट्स का जन्म हुआ था 1795 और उनकी जो एज थी एट द एज ऑफ 25 ही वॉज डाइड, तो उस समय पर विच वॉज इमर्जिंग फास्ट ड्यूरिंग दोज डेज ड्यू टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन,
उस समय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था और जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड तेजी से दुनिया मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की ओर, भौतिकवाद की ओर बढ़ रही थी। तो रोमांटिक पोएट्स ने का ये विश्वास था कि जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है हैज़ गिवन बर्थ टू ग्रीड, करप्शन, लस्ट एंड क्रेज फॉर मटेरियल थिंग्स, कि जो ये इस दुनिया है जो कि भौतिकवाद की ओर बढ़ रही है, इसने केवल ग्रीड यानी लालच को, करप्शन यानी भ्रष्टाचार को, लस्ट यानी विलासिता को, क्रेज यानी पागलपन, सनकीपन, किन चीज़ों के लिए? सब मटेरियल थिंग्स यानी जो वस्तुएं हैं, भौतिकवाद है, उसके कारण इन सब का जन्म हुआ है। रोमांटिक पोएट एस्केप्ड टू द रस्टिक लाइफ इन ऑर्डर टू गेट क्लोजर टू नेचर which according to them is the ultimate source of peace, happiness and joy। तो जो रोमांटिक पोएट्स थे वो इस ग्रीड, करप्शन, लस्ट और क्रेज से दूर अपने आप को रखना चाहते थे और इसलिए वो नेचर के नज़दीक गए। दे गेट क्लोज टू नेचर, प्रकृति की शरण में गए और प्रकृति के पास जाने से क्या हुआ? ये उनके अनुसार कि नेचर इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ पीस, हैप्पीनेस एंड जॉय। यदि आप अपने जीवन में पीस यानी शांति, खुशी, प्रसन्नता चाहते हैं तो नेचर इज़ द अल्टीमेट सोर्स। जो नेचर है वही आखिरी सोर्स है इन सब चीज़ों को पाने का। तो जो रोमांटिक पोएट्स थे उन्होंने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को छोड़कर जो नेचर के ब्यूटीज़ को अपनाया और उनके बारे में ही अपनी पोइट्री लिखी। एंड नाउ द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। पोएम को पढ़ने से पहले हम लोग पोएम की राइम स्कीम को समझ लेते हैं। राइम स्कीम को समझने के लिए मैं पहले कुछ लाइंस पढ़ूंगी, मैं उसको रिसाइट करूंगी, तभी हमको समझ में आएगा कि राइम स्कीम क्या होती है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, it will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us and sleep, full of sweet dreams and health and quiet breathing। ये कुछ लाइन्स हैं जिनसे हम समझेंगे कि राइम स्कीम क्या होती है। राइम स्कीम एक्चुअल में पैटर्न ऑफ साउंड्स दैट रिपीट्स एट द एंड ऑफ ए लाइन और स्टैंजा इन ए पोएम। किसी भी पोएम में साउंड का पैटर्न जो कि लाइन के एंड में आता है या कभी एक स्टेंजा के अंत में आता है, वो क्या कहलाता है? राइम स्कीम कहलाता है। और राइम स्कीम के लिए ए, बी, सी इस तरह के लेटर्स को यूजुअली यूज़ किया जाता है। जैसे कि इस पोएम में देखिए फॉर एवर, फिर सेकेंड लाइन में राइमिंग वर्ड क्या है? नेवर, फिर थर्ड लाइन में कीप एंड फोर्थ वन में लास्ट में क्या है? स्लीप। तो जो फर्स्ट और सेकंड लाइन में जो राइमिंग साउंड है वो सेम है, लेकिन थर्ड और फोर्थ में जो राइमिंग साउंड है वो फर्स्ट और सेकंड से अलग है। तो इसको कैसे बताएंगे? ए फर्स्ट और सेकंड लाइन, थर्ड एंड फोर्थ में बी एंड बी, लेकिन जो फिफ्थ लाइन है और सिक्स है उसमें ब्रीदिंग एंड रेदिंग। तो यहाँ पर जो ये राइम स्कीम है वो कैसे चल रही है? ए, बी, सी, डी, और हर दो लाइन की राइम स्कीम सेम है। तो इसको क्या कहा जाता है? कपलेट्स कहा जाता है। यानी जो ये पोएम है ये कीट्स ने किस तरह से लिखी है? कपलेट फॉर्म में लिखी है। यानी जो राइमिंग है वो दो लाइन्स में होती है, थर्ड लाइन में राइमिंग वर्ड चेंज हो जाते हैं। तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या होगी? ए, बी, सी, डी, ई, एफ एंड सो ऑन। एक और डिवाइस जो अभी हमने पोएम को पढ़ा तो आप ध्यान दीजिए, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। ये लाइन कंटिन्यू कहाँ तक चली? इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, फिर एक पंक्चुएशन आता है और पूरी पोएम इसी पोइटिक डिवाइस पर आगे बढ़ती है। तो ये पोइटिक डिवाइस क्या कहलाती है? एंजममेंट। एंजममेंट क्या कहलाता है? जब एक सेंटेंस नेक्स्ट लाइन तक कंटिन्यू होता है विदाउट ब्रेक
और ये पूरे स्टैंजा में इसी तरह से ये पोएटिक डिवाइस चलती है। तो इस डिवाइस को कहते हैं एंजममेंट, और जो पूरी पोयम है उसमें यही एंजममेंट पूरी पोएटिक डिवाइस पूरी पोयम में हमको दिखाई देगी, जिसको हम जब आगे पढ़ेंगे तो इसको भी हम पढ़ते जाएंगे या इसको भी समझते जाएंगे। A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness. The poem begins with the famous line, "A thing of beauty is a joy forever." पोएट कीट्स कहते हैं कि जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स हैं दे गिव अस जॉय एंड हैप्पीनेस, और ये जॉय और हैप्पीनेस ऐसा नहीं है कि फॉर टाइम बीइंग है, थोड़े समय के लिए है, नहीं, ये फॉर एवर, हमेशा के लिए। जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमेशा के लिए हमको जॉय और हैप्पीनेस देते हैं। इसीलिए जो ब्यूटी है वो इटर्नल है। क्यों? क्योंकि जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स हैं दे ऑलवेज गिव्स अस हैप्पीनेस, और जो ब्यूटी है नेवर डिक्रीज, वो कभी घटती नहीं है, कभी कम नहीं होती। हमारी लाइकिंग भी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स के लिए विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ बढ़ती जाती है। इट ऑलवेज रिमेन्स लवली, और जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमेशा बहुत ही ब्यूटीफुल रहते हैं, वो हमेशा हमारी पसंद रहते हैं, और इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स हैं वो कभी भी नथिंगनेस, यानी ऐसा नहीं होता कि उनकी ब्यूटी कभी डिक्रीज हो। बट विल कीप ए बावर क्वाइट फॉर अस। पोएट कहते हैं कि जो ब्यूटी है, ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स हैं, दे आर इटर्नल बिकॉज दे गिव अस जॉय एंड हैप्पीनेस। और उनका कंपैरिजन किससे किया है? बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस। जो पोएट हैं वो उसको थिंग ऑफ ब्यूटी को कई चीज़ों से कंपेयर करते हैं, और सबसे पहले वो कंपेयर करते हैं इट इज़ लाइक ए बावर क्वाइट। बावर क्या कहलाता है? ए शेडी प्लेस अंडर द ट्री, एक पेड़ के नीचे छायादार जगह। जिस तरह से एक पेड़ के नीचे जो शेड होती है दैट गिव्स अस पीस, दैट गिव्स अस हैप्पीनेस, दैट शेल्टर अस, दैट जो शेड है वो हमको प्रोटेक्ट करती है। ठीक इसी तरीके से जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स हैं, जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट से मिलने वाला जॉय एंड हैप्पीनेस है, वो भी हमको और मिजरीज से, जो अनहैप्पी थॉट्स होते हैं उनसे बचाता है, और उनकी बजाय हमको पीस देता है, हमको हैप्पीनेस देता है, हमको जॉय देता है। तो जो बावर क्वाइट है, बावर क्वाइट इज़ ए मेटाफर। यहाँ पर जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर किया गया है पेड़ों की छाया से। क्यों कंपेयर किया गया है? जिस तरह से पेड़ों की छाया हमको शेड एंड शेल्टर देती है ड्यूरिंग रेनी, सनी एंड हॉट डेज, उसी तरीके से ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है ये भी हमको हैप्पीनेस प्रोवाइड करती है। एंड द स्लीप full of sweet dreams and health and quiet breathing. Quiet means calm. Breathing यानी सांस लेना। जो पोएट हैं अब ये वो प्रूव करना चाहते हैं कि जो ब्यूटी है हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स, कि ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स का, ब्यूटी का एक इंसान की ज़िंदगी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। क्यों? जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स हैं जब हम उनको देखते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर एक क्वाइटनेस आ जाती है, हमारे अंदर हमारी जो ब्रीथ है वो काम हो जाती है, और इससे क्या होता है, इट विल गिव अस अ गुड स्लीप। जब ब्रीदिंग बिल्कुल काम एंड क्वाइट होगी तो स्लीप कैसी होगी, नींद कैसी होगी? गुड स्लीप। यहाँ पर स्लीप सिंबॉलिक है, यानी जब हम किसी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो हमारा मन से जो वरीज हैं, चिंताएं हैं, वो दूर हो जाती हैं। और स्लीप विल हैव स्वीट ड्रीम्स, और जब एक कूल एंड काम माइंड से नींद आएगी तो ड्रीम्स कैसे होंगे? स्वीट होंगे। इट विल गिव अस हेल्थ, और जो बॉडी है उस समय
हेल्दी होगी एंड विल कीप अस काम। और इस जब नींद भी आएगी, स्लीप भी आएगी विदाउट वरीज, ड्रीम्स भी स्वीट होंगे और हेल्थ भी अच्छी होगी, तो क्या होगा, हम लोग काम, हमारी ब्रीदिंग होगी एकदम क्वाइट ब्रीदिंग होगी, एकदम नॉर्मल ब्रीदिंग होगी। और ये सब क्रेडिट किसको जाएगा, ये जाएगा ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स को। तो जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमको रिलैक्स करते हैं और जो हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर है उसको रेजुविनेट करते हैं, उसको पुनर्जीवित करते हैं। यानी हमारे माइंड को, हमारे हार्ट को, हमारी बॉडी को रिलैक्स करते हैं और ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट रेजुविनेट भी करते हैं। तो जो फर्स्ट स्टैंजा है वो क्या कहता है कि जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स हैं, ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, दे आर एवर लास्टिंग, वो कभी ख़त्म ना होने वाली हैं। दो द ब्यूटी ऑफ द थिंग्स में डिमिनिश, ऐसा हो सकता है कि जो ब्यूटी ऑफ द थिंग्स है वो कभी कभी फेड हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे हम समय बढ़ता जाएगा तो और हम उसके बारे में सोचते जाएंगे तो क्या होगा कि जो ब्यूटी है वो इंक्रीज़ होती जाएगी, वो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स की ब्यूटी है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। और ये जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमको, दे आर लाइक सूदिंग शेड, जैसे पेड़ के नीचे जो छाया होती है वो सूदिंग होती है, वो हमको रिलैक्स देती है, वो कूल करती है। तो जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स हैं, जो ब्यूटी है, दैट इज़ लाइक अ सूदिंग शेड इन आवर माइंड्स विच will help us to get peaceful sleep with sweet dreams resulting in good health. Therefore, on every morrow we are wreathing a flowery band to bind us to the earth. Therefore, so, on every morrow, morrow means tomorrow, following day, तो हर दिन we are wreathing, हम लोग एक सर्कल बना रहे हैं, हम लोग अपने आप को कवर कर रहे हैं। रीडिंग मीन्स एनसर्कल करना, कवर करना, सराउंड करना, किस चीज़ से, अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। एक फ्लावरी बैंड, एक फ्लावर्स का, एक नेचुरल ब्यूटीफुल नेचुरल ऑब्जेक्ट्स का एक बैंड है जो हमको बाइंड कर रहा है टू द अर्थ, टू द अर्थ यानी नेचर के साथ में। ये इसका हुआ वर्ड मीनिंग। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि एवरी डे वी आर पुटिंग ए सर्कल ऑफ फ्लावर्स टू बाइंड अस विद द अर्थ। विद द अर्थ मीन्स विद द नेचर। हम लोग जो फ्लावर यानी नेचर को बाइंड करने के लिए अपने आप को बाइंड कर रहे हैं, एक सर्कल बना रहे हैं। पोएट वॉन्ट्स टू से दैट एवरी डे वी आर लिविंग विद नेचर एंड ब्यूटिफुल थिंग्स। ये जो नेचर है वो इतना ब्यूटीफुल है और हम इसके पास में रह रहे हैं हर दिन। आर लव एंड लाइकिंग बाइंड्स अस विद ब्यूटीफुल थिंग्स, और हम लोग इस ब्यूटीफुल नेचर के इतने करीब हैं कि जो हमारी लाइकिंग है, इस नेचर को लाइक करना और इसके प्रति हमारा लव है, वो हमको बाइंड कर रहा है, हमको एनसर्कल कर रहा है। हम लोग नेचुरल ब्यूटी से सराउंड हो रहे हैं। फ्लावरी बैंड रिप्रेजेंट आर लव। जो फ्लावरी बैंड ऑफ नेचर है वो क्या है, आर लव टूवर्ड्स नेचर। अर्थ ये नेचर को रिप्रेजेंट करता है एंड थिंग ऑफ ब्यूटी। तो पोएट कहते हैं कि सिंस वी रिमेन इन टच आर बॉन्डिंग बिकम्स स्ट्रोंगर। क्योंकि हम नेचर के कांटेक्ट में हैं, हम उसके टच में हैं, तो नेचर के साथ में हमारी जो बॉन्डिंग है वो कैसी हो जाती है, अ फ्लावरी बैंड। एक फूलों के बैंड की तरह नेचर हमको बाइंड किए हुए हैं, हमको एनसर्कल किए हैं, हम उससे सराउंड हैं। और यही जो लव है नेचर के प्रति, यही वी गेट द रीज़न टू लिव फर्दर, हमको आगे जीने की इंस्पिरेशन देता है। स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स। स्पाइट मीन्स किसी को चोट पहुंचाने की इच्छा होना, एनवी, हेट, डिज़ायर टू हार्ट। डिस्पोंडेंस मतलब होपलेसनेस, निराशा। ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, डर्थ मीन्स
shortage of noble natures. Noble means good. Noble natures का मतलब good people, good qualities. अब हम इन लाइन्स के मीनिंग को समझते हैं. तो पोएट जॉन कीट्स कहते हैं कि इन दिस वर्ल्ड पीपल हैव द रॉन्ग इंटेंशन ऑफ हर्टिंग अदर्स. लोग दूसरों को हर्ट करने की उनके अंदर इंटेंशन, उनके डिज़ायर होती है. एंड द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ जेलसी एंड हेट. यहाँ पर बहुत लोग ऐसे हैं जिनको ऑलवेज दे फील जेलस टू अदर्स, उनको मन में हेट्रेड रहती है. देयर इज़ होपलेसनेस इन द वर्ल्ड, और होपलेसनेस है. सम पीपल डू नॉट पजेस ह्यूमन क्वालिटीज़ ऑफ नोबल नेचर. यानी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें कि गुड क्वालिटीज़ नहीं है, नोबल क्वालिटीज़ नहीं है. एक डर्थ यानी कमी है नोबल क्वालिटीज़ की. देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ गुड पीपल इन द वर्ल्ड. डर्थ मीन्स शॉर्टेज, लैक, कमी. तो दुनिया में कैसे लोगों की कमी है? नोबल पीपल की कमी है, नोबल थॉट्स की कमी है, नोबल क्वालिटीज़ की कमी है. ऑफ द ग्लूमी डेज ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग. अभी पोएट ने लाइन 8 में कहा था डिस्पोंडेंस यानी होपलेसनेस है. तो ये होपलेसनेस क्यों है? क्योंकि देयर आर सम सैड एंड ट्रबलसम डेज इन एवरी वंस लाइफ. ऑफ द ग्लूमी डेज, ग्लूमी डेज मीन्स सैड और ट्रबलसम थिंग्स. तो हर किसी के जीवन में कुछ ग्लूमी डेज हैं यानी कुछ ट्रबलसम डेज हैं इन एवरी वंस लाइफ. ऑफ ऑल द अनहेल्दी, दीज मे बी बिकॉज वन इज़ नॉट कीपिंग गुड हेल्थ. तो ये ग्लूमी डेज क्यों हैं? क्योंकि हो सकता है कि ड्यू टू हेल्थ रीजन्स ये उसके जीवन में सैडनेस आई हो. वी कुड ऑल्सो बी सैड बिकॉज आर वेज ऑफ लीडिंग लाइफ इज़ नॉट करेक्ट. हो सकता है कि हम सैड यानी ये ग्लूमी डेज इसलिए हों क्योंकि हम जो लाइफ को लीड कर रहे हैं तो जो वो हमारे वेज हैं वो करेक्ट ना हो. मैनी टाइम्स वी मे नॉट बी अवेयर ऑफ द रीजन्स टू बी अनहैप्पी. पोएट कहते हैं कि बहुत समय ऐसा भी होता है कि हमको हमारी अनहैप्पीनेस का रीज़न पता नहीं होता. इन ग्लूमी डेज़ की वजह क्या है ये पता नहीं होता है. तो इसके लिए क्या है? मेड फॉर आवर सर्चिंग. अब हमको ये सर्च करना पड़ेगा. वी मे नीड टू सर्च फॉर सच रीजन्स कि क्या कारण है कि हमारे जो डेज़ हैं दे आर ग्लूमी. कुछ ट्रबलसम थिंग्स हमारी लाइफ में हैं, कुछ और हेल्थ इश्यूज़ हैं, या फिर ऐसा भी है कि हम अपनी लाइफ को प्रॉपर लीड नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉपर हम उसको जी नहीं पा रहे हैं. तो हमें इन रीजन्स को सर्च करना होगा. एंड नाउ द पोएटिक डिवाइसेस दैट जॉन कीट्स हैज़ यूज्ड फ्रॉम लाइन 1 to line 11. मेटाफर. मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच एक पोइटिक डिवाइस है जिसका यूज़ कंपैरिजन के लिए किया जाता है. और कंपैरिजन कैसा? बिटवीन टू थिंग्स दैट आर्ट अलाइक बट समथिंग कॉमन इन दैम. दो ऑब्जेक्ट, दो चीज़ें जो कि सेम नहीं है लेकिन फिर भी उनमें कुछ सिमिलरिटी है. ये कंपैरिजन टू वन काइंड ऑफ थिंग टू अनदर काइंड ऑफ थिंग. पोएम में लाइन नंबर 4 पर देखिए, बावर क्वाइट. बावर क्वाइट का मतलब होता है शेडी प्लेस अंडर द ट्री. पेड़ के नीचे जो शेडी प्लेस होता है दैट इज़ बावर, उसको कहा जाता है. यहाँ पर पोएट ने बावर को किससे कंपेयर किया है? ब्यूटी से. जैसे कि एक पेड़ के नीचे शेड में सूदिंग इफेक्ट होता है, रिलैक्स फील होता है, इसी तरह से जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो भी ह्यूमन बीइंग को रिलैक्सेशन देते हैं, ह्यूमन बीइंग को सूदिंग इफ़ेक्ट देते हैं. तो यहाँ पर किसका यूज़ हुआ? मेटाफर का, यानी ब्यूटी को कंपेयर किया गया बावर क्वाइट से. लाइन नंबर 6, रिदिंग अ फ्लावरी बैंड एंड सर्कल. रिदिंग यानी एन सर्कल करना, सराउंड करना. फ्लावरी बैंड, जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट हैं वो क्या हैं? वो हमारे लिए एक फ्लावरी बैंड हैं. जिस तरह से एक फ्लावर का बैंड
सूदिंग होता है, कामनेस देता है, उसी तरीके से जो ये ब्यूटीफुल ब्यूटीज़ ऑफ नेचर हैं ये भी कैसी होती है, रिदिंग ए फ्लावरी बैंड। यहाँ पर जो फ्लावरी बैंड है उसको कंपेयर किया गया है कामिंग सूदिंग इफेक्ट ऑफ ब्यूटी से। तो ये हुआ मेटाफर। इमेजरी, इमेजरी पोएटिक डिवाइस में जो पोएट हैं वो वर्ड्स के थ्रू एक पिक्चर क्रिएट करते हैं रीडर्स के माइंड में, क्रिएटिंग अ सेंसरी इफेक्ट ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स। और ये जो सेंसरी इफेक्ट का मतलब है कि जो रीडर्स के सेंस हैं, चाहे साइट हो, चाहे टेस्ट हो, स्मेल हो, टच हो या साउंड हो, पोएट अपने वर्ड्स के थ्रू पूरी इमेजेस को रीडर्स के माइंड में क्रिएट करता है और रीडर्स इमोशनली और इंटरनल उसकी जो फीलिंग्स हैं वो पूरी की पूरी उस पोएटिक डिवाइस के साथ में इन्वॉल्व हो जाती हैं, जॉइन हो जाती हैं। कैसे? लाइन नंबर 7, रीडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस। फ्लावरी बैंड जब हम इसको इमेजिन करते हैं तो हमारे जो मन में एक इमेज आती है कि किस तरह से एक फ्लावर का बैंड, कलरफुल फ्लावर्स का, एक ब्यूटीफुल फ्लावर्स का बैंड हमारी आँखों के सामने है। अलिट्रेशन, अलिट्रेशन का मतलब रिपीटिशन ऑफ ए लेटर एट द स्टार्ट और क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स। रिपीटिशन, इसमें लेटर्स बार बार रिपीट होते हैं, सेम लेटर या तो शुरू में, और जो वर्ड एक वर्ड से दूसरा वर्ड नज़दीक में है उनका जो स्टार्ट है वो सेम लेटर से होता है। जैसे कि लाइन 7, 9 और 12 में देखें, बैंड टू बाइंड, बी और बी रिपीट हो रहा है। नोबल नेचर, एन एंड एन की साउंड रिपीट हो रही है। सम शेप, एस और एस का अलिट्रेशन हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है। वी रीडिंग, डब्ल्यू एंड डब्ल्यू साउंड का रिपीटिशन हो रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? एलिट्रेशन। एनाफोरा, एनाफोरा जो फिगर ऑफ स्पीच है इसमें रिपीटिशन ऑफ द सेम वर्ड एट द स्टार्ट ऑफ 2 और मोर कॉन्सिक्यूटिव लाइन्स, यानी जो लाइन की शुरुआत है वो उससे नेक्स्ट वाली लाइन और आगे वाली लाइन में भी जब एक सेम वर्ड एक ही शब्द से होती है तो इस पोएटिक डिवाइस को क्या कहते हैं? एनाफोरा। जैसे लाइन 9 और 10, ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज। जो लाइन 10 है उसकी शुरुआत भी किससे हुई? ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज, यानी 9 और 10 की शुरुआत ऑफ और ऑफ से हो रही है। इसी तरीके से कभी कभी 3-4 लाइन ऐसी होती हैं कि जो सेम वर्ड से शुरू होती हैं, तो इस पोएटिक डिवाइस को कहते हैं एनाफोरा। इनवर्जन, इनवर्जन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें नॉर्मल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इज़ रिवर्स्ड। जो नॉर्मल ऑर्डर की सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, तो वो रिवर्स हो जाता है, यानी वो क्रम बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? जैसे लाइन नंबर 6 देखिए, आर वी रीडिंग। अब जो नॉर्मल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स क्या है कि हमको पहले वी लिखना है फिर आर, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव नहीं है। लेकिन पोएटिक इफेक्ट के लिए इस पोएटिक डिवाइस में टू मेंटेन द मीटर या राइम स्कीम को मेंटेन करने के लिए, या जो पोएट कहना चाहते हैं उसको पावरफुल वे में एक्सप्रेस करने के लिए, उसको एम्फेसाइज करने के लिए इन्वर्जन डिवाइस का यूज़ किया जाता है। ट्रांसफर्ड एपिथेट, इस पोएटिक डिवाइस में व्हेन एन एडजेक्टिव यूज्ड टू डिस्क्राइब वन थिंग इज ट्रांसफर्ड टू अनदर। कैसे? ऑफ द ग्लूमी डेज। अब जो ग्लूमी डेज है, ग्लूमी वर्ड क्या बताता है? सैड। डेज कभी सैड नहीं होते हैं, ये हमारी फीलिंग, इंटरनल फीलिंग है, हमारी मेंटल कंडीशन है जो कि उस डेज को ग्लूमी बना देती है। तो यहाँ पर जो ग्लूमी डेज है इसमें कौन सी पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया गया है? ट्रांसफर्ड एपिथेट, यानी जो ग्लूमी एडजेक्टिव है उसका
प्रभाव डेज पर, इसलिए ये हुआ ट्रांसफर्ड एपिथेट। नेक्स्ट लाइन में देख लिए, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज, जो वेज हैं वो कभी अनहेल्दी नहीं होते, ओवर डार्कन्ड नहीं होते। ये हमारी जो थिंकिंग है, ये हमारी मेंटल कंडीशन है, ये क्या बना देती है, उन वेज को ओवर डार्कन्ड बना देती है, अनहेल्दी बना देती है। तो जो ये एडजेक्टिव हैं वो क्या है, उनका ट्रांसफ़र, उनकी जो फीलिंग है वो किस पर हो गई, उसके बाद वाली नाउन पर हो गई, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, ट्रांसफर्ड एपिथेट।